बिस्मिल्लाह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टीएस फोर्थ क्लास मैथ्स देखने वाले हैं, जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया है फॉर टेटकम टीआरटी और डीएससी के लिए। ओके, इसमें पहले हम बेसिक्स भी देखेंगे और उसके साथ साथ जो भी एग्ज़ाम में टॉपिक्स आते हैं वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, चलो हम सबसे पहले फोर्थ क्लास का मैथ्स का क्या सिलेबस है वो देख लेते हैं। ओके, देखो फोर्थ क्लास मैथ्स में तकरीबन 17 चैप्टर्स हैं। ओके, तो ये रहे यहाँ पर चैप्टर्स। ओके, जो फोर्थ क्लास का टेक्स्ट बुक है, जो फोर्थ क्लास की टेक्स्ट बुक है, उसके लास्ट पेजेस में जो भी यहाँ पर चैप्टर्स हैं, इन लास्ट पेजेस में आके इनका मकसद भी बताया गया है। ओके, जो यहाँ पर चैप्टर्स दिए गए हैं, जो लास्ट पेजेस हैं फोर्थ क्लास की टेक्स्ट बुक में, वहाँ पर इनका मकसद भी बताया गया है। ओके, तो हम करेंगे क्या, जो भी यहाँ पर मकसद है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हम इसके बेसिक सीखेंगे। ओके, और जो भी जहाँ से भी एग्ज़ाम में सवाल आते हैं वो टॉपिक्स भी वो क्वेश्चंस भी हम आज कर लेंगे। ओके, देखो फोर्थ क्लास का जो मैथ्स का सिलेबस है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं पहले हम ये देख लेते हैं। देखो सबसे पहले इसमें क्या है बोले तो, जो 3D और 2D के बारे में इस पर दिया गया है और इसके लिए 16 आवर्स दिए गए हैं। ओके, और इसी तरह नंबर्स के बारे में दिया गया है और इसी तरह एडिशन सब्सट्रैक्शन के बारे में दिया गया है और मल्टीप्लिकेशन के बारे में दिया गया है और डिवीज़न के बारे में दिया गया है और जो फ्रैक्शंस है इसके बारे में दिया गया है और ये जो मेंसुरेशन है इसके बारे में दिया गया है और वेट के बारे में दिया गया है, कैपेसिटी, टाइम और जो है डाटा हैंडलिंग, इसी तरह के कुछ मनी के प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। ओके, देखो हम आके ये चीज़ें आके जैसे जैसे आप हायर स्टडीज़ मतलब जो भी 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, इस तरह से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो यही चैप्टर्स आके वहाँ पर भी रिपीट होने वाले हैं। ओके, यही जो यहाँ पर जो बेसिक्स हैं उसी का आके जो डेवलप्ड वर्जन है वो आके आगे आने वाले क्लासेस में आने वाला है। ओके, देखो हम करेंगे क्या, जो भी आज जो भी है इसमें जो भी मेन टॉपिक्स हैं, जो भी एग्ज़ाम में आने वाले हैं, वो आके यहाँ पर कुछ चीज़ें देख लेंगे और जो भी यही जो चैप्टर्स है जो आगे भी आने वाले हैं 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास में, वहाँ पर भी कुछ चीज़ें आके वहाँ पर भी बता देंगे। ओके, तो आज की जो वीडियो है इसमें हम कौन सी चीज़ें देखने वाले हैं बोले तो, एक आके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आके क्या है, डिवीज़न के बारे में बार बार आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछता है, तो ये आके अच्छे से हम यहाँ पर देख लेंगे। और इसके बाद आके कौन सा है, इससे पहले आके ये जो 3D 2D है इसके बारे में भी अच्छे से हम देख लेंगे। ओके, इन नंबर्स के बारे में तो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, आपको आता ही है। और जो ये मल्टीप्लिकेशन है इसके बारे में आके मैं मैथ्स जादू ट्रिक नाम की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आके मैं धीरे धीरे आके आपको ट्रिक बाजी आपको सिखाता जाऊँगा। ओके, जो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन आके 7th क्लास में अच्छे से आने वाला है। जो 7th क्लास है, 7th क्लास में आके फ्रैक्शंस के बारे में अच्छे से आने वाला है, जो कि लाइक फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, इस तरह के सारी चीज़ें आने वाले हैं। वहाँ पर आके हम एक ही बार देख लेंगे। ओके, वहाँ पर फ्रैक्शन भी देख लेंगे और जो परसेंटेज है वो दोनों मिला के वहाँ पर देख लेंगे। ओके, तो इसी तरह से आके जो पेरीमीटर, एरिया, इस तरह की चीज़ें हैं ये भी आके हायर स्टडीज़ में आने वाले हैं, तो यहाँ पर नहीं देखेंगे। जो जो भी 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास में वहाँ जब ये टॉपिक्स आएंगे तो वहाँ पर आके अच्छे से देख लेंगे। ओके, तो देखो ये जो 2D और 3D का ये जो है, ये जो चैप्टर है, ये आके आपको हायर स्टडीज़ में भी है। तो मैंने क्या किया है बोले तो, आप लोगों की आसानी के लिए जो 8th क्लास में भी ये रिपीटेड आएगा, तो मैंने क्या किया, 8th क्लास का भी यहाँ पर ही इंक्लूड किया है। इसी वीडियो में मैंने आपको 8th क्लास की जो चीज़ें हैं यहाँ पर आके मैंने इंक्लूड कर दी हैं, तो आपको अगर एक बार आप पढ़ लोगे तो वहाँ पर आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वही आके इसमें भी मैंने इंक्लूड किया है। ओके, 8th क्लास का जो सिलेबस है, 8th क्लास के सिलेबस में जो 3D 2D के बारे में है या फिर यूलर्स इक्वेशन है, वो सारी आके यहाँ पर ही मैं आपको बता देने वाला हूँ इसी वीडियो में। ओके, तो वहाँ पर हम आके एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, वो चीज़ें भी यहाँ पर ही मैंने आके आप लोगों के लिए आसानी के लिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दी। तो चलो बकवासबाजी बंद करते हैं और जो हमारा चैप्टर है वो आके शुरू करते हैं। ओके, चलो हम जो आज का टॉपिक है वो देख लेते हैं। देखो जनरली हम इस दुनिया में आके 3 तरह के शेप्स देखते हैं। ओके, जनरली हमें इस दुनिया में आके 3 तरह के शेप्स देखते हैं। एक या तो वो 1D होती हैं या तो फिर 2D होती हैं या तो फिर 3D होती हैं। ओके, जो भी हम इस दुनिया में चीज़ें देख रहे हैं या तो वो 1D होती हैं या तो 2D होती हैं या फिर 3D होती हैं। ओके, चलो हम इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझते हैं। ओके, देखो जैसा कि आप सब जानते हैं, देखो 1D मतलब है क्या बोले तो, जिसकी सिर्फ एक ही डायमेंशन हो। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एक धागे की रील ले लें, कोई धागे का एक थ्रेड ले लें, अगर इसे हम ओपन करेंगे तो इसे आके सिर्फ आके इसकी लंबाई ही होती है, इसकी लेंथ ही होती है, इसकी ना ही मोटाई होती है ना ही इसकी चौड़ाई होती है। जो हमारे पास एक धागा है इसके आगे सिर्फ और सिर्फ एक ही लेंथ होती है, सिर्फ इसकी लंबाई होती है, इसकी ना ही चौड़ाई होती है ना ही इसकी मोटाई होती है। तो इसे आके बेस्ट एग्जाम्पल आके 1D का एग्जाम्पल आके एक लाइन है या फिर एक कोई धागे की रील है, जो इसका लेंथ है, इसको हम 1D हम बोल सकते हैं। ओके, अब 2D है क्या बोले तो, अगर हमारे पास कोई 2D शेप को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे बोले तो, जिसकी लंबाई भी हो और जिसकी चौड़ाई भी हो। ओके,
जिसकी लंबाई भी हो, जिसकी चौड़ाई भी हो, ऐसे सारे शेप्स को आके हम आके 2D फिगर्स बोलते हैं। ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल आके आपके सामने है, लेकिन इससे भी बेस्ट एग्जांपल आके जो भी आपके घर में बुक्स हैं उसका जो एक सिंगल पेपर था, उसका पेपर में आके कैसा रहता बोले तो ऐसा रहता उसका पेपर। ओके, इसमें आके लंबाई भी रहती और चौड़ाई भी रहती, लेकिन क्या आपने कोई पेपर की मोटाई देखी है? इसकी मोटाई आके नेग्लेजेबल है, मतलब इसकी आके विड्थ नहीं रहती, इसकी लेंथ रहती, ब्रेड्थ रहती, लेकिन इसकी विड्थ नहीं रहती, मतलब इसकी मोटाई नहीं रहती। तो यहाँ पर आके सिर्फ 2 ही डायमेंशन रहते, किसी भी पेपर के सिर्फ आके 2 ही डायमेंशन रहते, एक आके लंबाई रहती, दूसरी आके चौड़ाई रहती। ओके, तो ऐसे सारे फिगर्स को हम 2D फिगर्स बोलते हैं। ओके, अब 3D है क्या भैया? 3D आगे कुछ भी नहीं है, ऐसे सारे शेप्स जिसकी आगे लंबाई भी हो, मतलब यहाँ से अगर लंबाई समझें इसे, अगर इसकी लंबाई भी हो और इसकी चौड़ाई भी हो और उसके साथ आके इसकी आके हाइट भी हो। ओके, लंबाई, चौड़ाई और उसकी विड्थ, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। जिसके आगे 3 डायमेंशंस रहते हैं, लंबाई, चौड़ाई, मतलब ये विड्थ समझेंगे तो इसे हाइट समझेंगे। ओके, ऐसा भी हम बोल सकते हैं जिसके आगे लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो, उसके साथ साथ आके उसकी हाइट भी हो। ओके, यहाँ पर देखो 3 डायमेंशन दिख रहे हैं आपको, इस तरह से भी एक डायमेंशन दिख रहा, इस तरह से भी एक डायमेंशन दिख रहा, इस तरह से भी एक डायमेंशन दिख रहा। ओके, ऐसे सारे फिगर्स जिसके आगे 3 डायमेंशन हो इसे आके 3D फिगर्स बोलते हैं। ओके, बेस्ट एग्जाम्पल आके आपके सामने एक क्यूब है, एक क्यूब को हम आके 3D का बेस्ट एग्जाम्पल मानते हैं। ओके, चलो हम देखो यहाँ पर आके ये जो हमारे पास आके पॉइंट है, पॉइंट को आके ना ही ये आके 1 डायमेंशन फिगर है, ना ही 2 डायमेंशन फिगर है और ना ही 3 डायमेंशन फिगर है। ये पॉइंट आके एक 0 डायमेंशन फिगर है और ये आके एग्जाम में हमें पूछता है। ओके, पॉइंट आके एक आके डायमेंशन लेस फिगर है, मतलब ये 0 डायमेंशन फिगर है। ओके, एग्जाम्पल में किस तरह के सवाल आते हैं वो भी देख लेते हैं। ओके, तो आपको हल्का सा अंदाज़ा लग गया कि कौन सी चीज़ आके 1D है, कौन सी चीज़ आके 2D है और कौन सी चीज़ आके 3D है। ओके, चलो हम देखते हैं कि ये 1D, 2D और 3D किस तरह से बनते हैं। ओके, चलो हम देखते हैं कि ये शेप्स किस तरह से बनाई जाती हैं। ओके, देखो जैसा कि आप सब जानते हैं, ये जो पॉइंट है, पॉइंट आके एक डायमेंशन लेस फिगर है या फिर 0 डायमेंशन फिगर है। ओके, तो हम 0 डायमेंशन से ही 1 डायमेंशन बनाते हैं। देखो ये कैसे बोले तो, जो भी हमारे पास पॉइंट्स हैं, अगर ये पॉइंट्स आके हम एक सीक्वेंस में रखते चले जाएंगे। ओके, जो भी हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, एक से ज़्यादा पॉइंट्स को हम अगर एक सीक्वेंस में रखते चले जाएंगे और इन सारे पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो आके ये 1 डायमेंशन फिगर बन जाती है। ओके, देखो ये जो पॉइंट है, पॉइंट के आगे ना ही लेंथ थी, ना ही ब्रेड्थ थी, ना ही विड्थ थी, मतलब ना ही इसकी लंबाई थी, ना ही इसकी चौड़ाई थी, ना ही इसकी मोटाई थी। लेकिन जब हम आके ये पॉइंट्स को आके एक सीक्वेंस में रख दिए और इन सारे पॉइंट्स को हम जब मिला दिए तो इसके आके एक लेंथ बन गई। ओके, इसके आके एक लेंथ बन गई, तो इस तरह से हमें आके 1D फिगर बन गई। ओके, हाँ, इस तरह से हमें आके एक 1D फिगर बना लिए और इसी तरह से 1D फिगर्स बनती हैं। ओके, जितने भी पॉइंट्स हैं इन सारे पॉइंट्स को हम आके एक सीक्वेंस में जोड़ देंगे तो आके ये 1D फिगर बन जाती है। ओके, जैसा कि आपने तो बहुत बार सुना होगा, आपने बहुत बार एक्चुअली सुना होगा कि ऐसी जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन बताइए जो आके 2,3 से गुजरती है। इस तरह का आपने कभी ज़िंदगी में क्वेश्चन सुना होगा। ये 2,3 है क्या बोले तो यह कि पॉइंट है। ओके, ऐसी लाइन की इक्वेशन बताइए जो कि 2,3 से गुजरती है। इस तरह का आपने सवाल सुना होगा, हमें भी आएगा, लेकिन ये हायर स्टडीज़ में आएगा। जब वहाँ पर आएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर आपको आके एक बात समझना है कि ये जो लाइन है ये आके वन डायमेंशन फिगर है और ये किस तरह से बनती है बोले तो, जो भी पॉइंट्स है ये पॉइंट्स को हम आके मिलाते चले जाएंगे तो हमारे सामने आके एक लाइन तैयार हो जाती है। ओके, देखो जिस तरह से ये आके पॉइंट्स को हम एक सीक्वेंस में रख दिए तो हमारे सामने आके एक लाइन तैयार होगी, हमें आके 0 डायमेंशन से 1 डायमेंशन में हम पहुंच गए। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर जब हम ये जो लाइन है, ये लाइन को अगर हम एक सीक्वेंस में रख देंगे, मतलब यहाँ पर एक लाइन है समझो, इसके ऊपर एक और लाइन रख देंगे, इसके ऊपर एक और लाइन रख देंगे, इस तरह से हम आके लाइन्स रखते चले जाएंगे तो हमारे सामने आके 2D फिगर बन जाती है। ओके, जैसा कि हम सब जानते हैं, ये जो लाइन है, लाइन के आके सिर्फ एक ही डायरेक्शन थी, एक ही डायमेंशन थी, उसकी लेंथ थी। लेकिन जब हम आके लाइन को आके एक के ऊपर एक रख दिए, एक के पीछे एक रख दिए, तो इस तरह से हमें हुआ क्या बोले तो, जब पहले आके इसकी लाइन की सिर्फ लेंथ थी, लेकिन जब ये सारे लाइन्स को हम मिला देंगे तो इसकी कुछ हाइट भी बन गई, तो इसी हाइट को हमें आके ब्रेथ भी बोल सकते हैं। ओके, देखो ये लेंथ एंड ब्रेथ तो किसी को भी बोल सकते हैं, यहाँ पर भी एल बोल सकते हैं, यहाँ पर भी एल बोल सकते हैं, यहाँ पर भी बी बोल सकते हैं, यहाँ पर भी बी बोल सकते हैं, इसमें कोई पकड़ नहीं है। किसी को भी हम लेंथ मान सकते हैं, इसी को भी लेंथ मान सकते हैं, इसी को भी लेंथ मान सकते हैं। लेकिन आपको एक बात समझना है कि ये 2D फिगर किस तरह से बनती है बोले तो, जो भी हमारे पास एक लाइन है, ए लाइन को हम आकर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस तरह रखते चले जाएंगे तो आके हमें आके 1D से 2D फिगर आकर हमें मिल जाती है। ओके, तो इसी तरह से आके कोई भी 2D फिगर किस तरह से बनती है बोले तो, जो भी 1D फिगर है, 1D फिगर को आके इस तरह से ऊपर जोड़ते चले जाएंगे तो हमें आके 2D फिगर हमारे सामने बन जाती है। ओके, देखो ये 2D फिगर कुछ भी नहीं है जिसके आगे लेंथ भी हो और इसकी ब्रेड्थ भी है, जिसके 2 डायमेंशन हो इसे आगे 2D फिगर बोलते हैं। ओके, तो चलो हम देखते हैं कि अब 3D फिगर है क्या और किस तरह से बनती है। देखो जैसा कि हमने 0 डायमेंशन से 1 डायमेंशन में 1 डायमेंशन को जाने के लिए इसे आगे एक सीक्वेंस में जोड़ दिया तो हमें आके
1 डायमेंशन फिगर बन गए। और बिल्कुल इसी तरह से 1 डायमेंशन से हम 2 डायमेंशन में जाने के लिए आके ये जो लाइन है इसे आके एक सीक्वेंस में रख दिया। बिल्कुल इसी तरह से हम आगे 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में जाने के लिए ये जो हमारे पास कोई स्क्वायर है या फिर कोई भी एक शेप हो 2D की शेप आके अगर उसे एक सीक्वेंस में रख देंगे तो हमें आके 3D शेप मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हमने कोई एक 2D फिगर ले ली है, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी यहाँ पर एक 2D फिगर ले ली है, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर ले ली है समझो। यहाँ पर स्क्वायर्स को आके एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से हम रखते चले जाएंगे। स्क्वायर्स को आके 1 मिनट को ये मिटा देंगे। ये जो यहाँ पर अगर एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर को आके हम आके एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से रखते चले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा बोले तो हमें 3D फिगर मिलेगा। ओके, जैसा कि हम पहले से जानते हैं स्क्वायर के आके लेंथ भी रहती है और ब्रेड्थ भी रहती है, मतलब लंबाई भी है चौड़ाई भी है। लेकिन जब हम आके ये जो स्क्वायर को आके एक के ऊपर एक या फिर एक के पीछे एक, देखो यहाँ पर अगर स्क्वायर है तो इसके पीछे हम एक और स्क्वायर रहती है, हम यहाँ पर एक और स्क्वायर रहती है, यहाँ पर हमने एक और स्क्वायर रख दिया, यहाँ पर हमने एक और स्क्वायर रख दिया। जैसा कि हम पहले से जानते थे स्क्वायर के आके सिर्फ स्क्वायर आके एक 2 डायमेंशन फिगर है, मतलब इसकी लेंथ भी है और इसकी लेंथ भी है, इसकी ब्रेड्थ भी है। लेकिन जैसे ही हमने आके एक के पीछे एक स्क्वायर्स रखना शुरू कर दिए तो इसके आके ब्रेड्थ भी बन गई, मतलब इसकी एक मोटाई भी आ गई। तो इस तरह से हमें आके जो भी 2D फिगर है उससे आके 3D फिगर हमने बना लिया। ओके, जो भी एक स्क्वायर है इसके आके सिर्फ 2 ही डायमेंशन थी, लेंथ और ब्रेड्थ, लेकिन जब हमने ये स्क्वायर्स को आके एक सीक्वेंस में रख दिया तो हमें आके इसकी ब्रेड्थ भी मिल गई, इसकी मोटाई भी मिल गई। तो इस तरह से हम कोई भी आके 3D फिगर्स बना सकते हैं। ओके, आई होप ये जो मैंने आपको बताया है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, देखो ये जो क्यूब बना है ये क्यूब किस तरह से बना होगा बोले तो अगर जब हम ये क्यूब को अगर हम काटना चाहेंगे, अगर हम इसे आके क्यूब को काटना चाहेंगे तो हमें कितने स्क्वायर्स मिलेंगे, कितने बारीकी से हम काटेंगे, जितने हम बारीकी से काटेंगे उतने आके हमें स्क्वायर्स मिलेंगे। मतलब ये जो 3D फिगर को हम अगर काटेंगे तो हमें 2D फिगर मिल जाएंगे। ओके, अगर हम इसे आके स्लाइस करेंगे मतलब चाकू से हम इसे काटेंगे इस तरह से तो हमें आके जो 2D फिगर को हम काटने से हमें जो 3D फिगर है इसको काटने से हमें आगे 2D फिगर मिल जाती है। और जब हम इसे 2D फिगर को हम जब कट करेंगे मतलब यहाँ से हम कैंची से कट करेंगे तो हमें आगे 1D फिगर मिल जाती है। और इसी तरह ये जो 1D है ये 1D फिगर को हम इस तरह से कट करेंगे, इस तरह से कैंची से कट करेंगे तो हमें 0 डायमेंशन फिगर बन जाती है। ओके, आई होप ये छोटी मोटी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इस तरह से आके सीक्वेंस है, इस तरह से भी आप जा सकते हैं। अगर हमारे पास कोई 0 डायमेंशन है तो हम 3D तक जा सकते हैं। अगर हमारे सामने अगर कोई 3 डायमेंशन फिगर है तो भी हम आके इसे 0 डायमेंशन हम बना सकते हैं। ओके, चलो भैया जो हमारे सामने एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। देखो इस तरह से एग्जाम में आपके सवाल मिलते हैं। यहाँ पर देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए 3 डायमेंशन फिगर, मतलब ऐसी कोई सी फिगर है इसमें जो कि 3 डायमेंशन नहीं है। ओके, स्फीयर आप सब जानते हैं, कोई भी एक बॉल होता है इसे आके स्फीयर बोलते हैं, इसकी लंबाई भी रहती है, इसकी चौड़ाई भी रहती है, उसकी मोटाई भी रहती है। ओके, और ये जो सिलेंडर है, जो भी आपके घर में सिलेंडर है उस सिलेंडर से आप आके यहाँ पर इसे कंपैरिजन कर सकते हो। ओके, जो भी आपके घर में सिलेंडर है उसे आके यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हो, इसकी लंबाई भी है और इसकी मोटाई भी है और इसकी चौड़ाई भी है। ओके, और एक कोन क्या है बोले तो कोन जो भी जोकर की टोपी होती है ना, जो जोकर की टोपी होती है उसे आके कोन बोलता है, कोन बोला जाता है। और इसकी लंबाई भी होती है, इसकी चौड़ाई भी रहती है और इसकी मोटाई भी रहती है। तो ये 3 आके 3D फिगर हैं। इसमें सवाल में क्या पूछा है बोले तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए 3D फिगर, ये जो सर्किल है आके सर्किल आके 2D फिगर है, ना ही इसके आके सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ ही होती है। अगर आपके हाथ में कोई बंगड़ी है, कोई चूड़ी है, कोई बैंगल है तो इसे ही आके हम सर्किल बोलते हैं। ये आके 2 डायमेंशन फिगर है, ना कि 3 डायमेंशन फिगर है। तो यहाँ पर सही आंसर आके इसका सर्किल है। ओके, और एक एग्जाम्पल और एक सवाल आके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज 0 डायमेंशन फिगर। ओके, तो यहाँ पर पॉइंट आके 0 डायमेंशन फिगर है, लाइन आके 1 डायमेंशन फिगर है, प्लेन आके आप सब जानते हैं, सॉलिड आके आप सब जानते हैं। ओके, तो यहाँ पर 0 डायमेंशन फिगर आके पॉइंट है। ओके, तो इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में मिलते हैं। ओके, चलो हम इसका जो भी क्लासिफिकेशन है 1D जो 2D एंड 3D का वो हम बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। ओके, चलो हम ये जो 2D एंड 3D शेप्स हैं इसका क्लासिफिकेशन देखने की और इसे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देखो जनरली शेप्स आके 2 तरह के होते हैं, एक आके 2D दूसरा आके 3D। ओके, हमारे सिलेबस में भी यही है और हमारे एग्जाम में भी इसी के बारे में पूछा जाता है। ओके, जैसा कि आप सब जानते हैं 2D मतलब जो जिसके आगे 2 डायमेंशन हो, जिसकी लेंथ भी हो और ब्रेड्थ भी है, ऐसे सारे फिगर्स को हम 2D फिगर्स बोलते हैं। ओके, अब 3D फिगर्स किसे बोलते हैं, जिसकी लंबाई भी हो और इसकी चौड़ाई भी हो, उसके साथ साथ इसकी आगे विड्थ भी हो, मोटाई भी हो, तो ऐसे सारे फिगर्स को आके हम 3D फिगर्स बोलते हैं। ओके, जो हम 2D फिगर्स हैं इसको आके हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं, फर्दर आके इसका डिवीज़न करते हैं। तो एक आके इसमें पॉलीगॉन्स होता है, दूसरा आके इसमें नॉन पॉलीगॉन्स होता है। ओके, ये पॉलीगॉन्स क्या है और नॉन पॉलीगॉन्स क्या है ये भी हम देखने की कोशिश करते हैं। ओके, देखो ये पॉलीगॉन्स है क्या बोले तो ये पॉलीगॉन्स आके क्लोज्ड 2 डायमेंशन फिगर्स हैं, मतलब आके ये जो आपके सामने जो फिगर्स दिख रहे हैं ये आके क्लोज्ड है। ओके, क्लोज्ड भी हैं और 2 डायमेंशन भी हैं, मतलब क्या है बोले तो ये आके बंद भी हैं और आके इसकी जो डायमेंशन है इसके आके सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ है, लेंथ और
ब्रेड्थ ही है, मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई ही है, इसकी मोटाई नहीं है। ऐसे सारे फिगर्स जिसकी लंबाई हो और चौड़ाई भी हो और वो फिगर आगे क्लोज्ड हो, तो ऐसे सारे फिगर्स को हम पॉलीगॉन्स कह सकते हैं और पॉलीगॉन कहते हैं। ओके, पॉलीगॉन्स मतलब है क्या, ये आके 2 डायमेंशन फिगर है जिसकी लंबाई भी रहती है और चौड़ाई भी रहती है, साथ साथ ये आके क्लोज्ड फिगर रहते हैं। ऐसे सारे फिगर्स को हम पॉलीगॉन्स कहते हैं। ओके, देखो ये पॉलीगॉन्स है, ये पॉलीगॉन्स किस तरह से आप खुद भी बना सकते हो। आप क्या करो बोले तो, जो आपके हाथ में एक बुक है, वो बुक का आके एक पेपर ले लो और इस तरह से आके उसे कटिंग कर दो। कभी इस शेप की कटिंग कर दो आपके पेपर को, या फिर कभी इस शेप की कटिंग कर दो, या फिर कभी इस शेप की कटिंग कर दो, तो आपने एक पॉलीगॉन बना लिया है। ओके, चलो हम नॉन पॉलीगॉन्स है क्या वो भी देख लेते हैं। देखो नॉन पॉलीगॉन्स भी 2 डायमेंशन फिगर ही हैं, मतलब इसकी लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है, लेकिन ये 2D फिगर्स तो हैं, लेकिन ये आके अगर हमारे पास कोई ओपन एंडेड फिगर रहा, अगर ये यहाँ पर देखो ये आके क्लोज नहीं है, अगर ये क्लोज नहीं है, चाहे इसकी लंबाई हो या फिर चौड़ाई हो, लेकिन अगर ये फिगर आके क्लोज्ड नहीं है, तो ऐसे सारे फिगर्स को हम नॉन पॉलीगॉन्स कहते हैं। या फिर ऐसे फिगर्स जो जिनके साइड आके हमें पता ही ना हो। देखो यहाँ पर सर्कल में कितने साइड रहते हैं, यहाँ पर 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, इस तरह कितने साइड रहते हैं हमें पता ही नहीं। तो ऐसे सारे फिगर्स जिसके साइड हमें पता ही नहीं, लेकिन ये 2D तो है, ये 2 डायमेंशन तो है, लेकिन इसके साइड हमें पता नहीं, तो ऐसे सारे फिगर्स को हम नॉन पॉलीगॉन्स कहते हैं। नॉन पॉलीगॉन्स किसे बोलते हैं, या तो ये ओपन एंडेड फिगर्स रहते हैं, या फिर ऐसे फिगर्स रहते हैं जिनकी साइड आके हमें पता ही नहीं चलती, तो ऐसे सारे फिगर्स को हम नॉन पॉलीगॉन्स कहते हैं। ओके, देखो अगर आप कोई अच्छे लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो हमें आके वहाँ पर आके आपको ये सवाल पूछ सकता है कि अगर सर्किल दे देगा और 3 और दूसरे शेप्स दे देगा और बोल देगा इसमें से कौन सा नॉन पॉलीगॉन है, तो हम जानते हैं कि सर्किल आके एक नॉन पॉलीगॉन है। ओके, सर्किल आके एक नॉन पॉलीगॉन है। ओके, देखो ये जो 2D फिगर्स हैं, इसे आगे पॉलीगॉन्स किस लिए कहा जाता है बोले तो, ये जो पॉलीगॉन आके एक ग्रीक का वर्ड है, मतलब एक ग्रीक वर्ड है जिसमें आके पॉली का मतलब है मिनी और एंगल, जो गॉन है, गॉन का मतलब है एंगल्स। ओके, तो पॉलीगॉन मतलब मिनी एंगल्स या फिर मिनी साइड्स भी हम बोल सकते हैं। देखो ऐसा क्यों है बोले तो, एंगल्स कब बनते हैं बोले तो, जब अगर हमारे पास कोई साइड्स रहेंगे उसके बीच में ही एंगल्स बने, तो इसलिए हम पॉलीगॉन्स को हम क्या बोल सकते हैं बोले तो, मिनी साइड्स या फिर मिनी एंगल्स। ओके, यहाँ पर मिनी से मुराद आके 2 से ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर देखो अगर हम कोई भी एक पॉलीगॉन बनाना चाहें तो उसके मिनिमम आके 2 से ज़्यादा साइड्स चाहिए। देखो अगर आप कोई पेपर ले रहे हैं तो पेपर के भी कितने साइड रहते हैं, 1 2 3 4। ओके, आपके हाथ में जो पेपर है उसके आगे 4 साइड रहते हैं। तो इसी तरह से अगर आपको कोई भी एक पॉलीगॉन बनाना है तो उसके आगे मिनिमम आके 3 साइड्स और रहना ज़रूरी है। देखो यहाँ पर आगे मिनिमम आके ट्रायंगल के लिए कितने साइड्स हैं, 1 2 3। ओके, मिनिमम 3 साइड रहा तो ही एक पॉलीगॉन बनेगा। देखो यहाँ पर तो अगर हमारे पास सिर्फ 2 ही साइड लेंगे, हम ये इधर इधर ले लेंगे, तो ये पॉलीगॉन नहीं बनेगा, क्योंकि ये ओपन एंडेड फिगर है, तो ये क्लोज नहीं है। तो इसलिए आगे पॉलीगॉन मतलब क्या है बोले तो, मिनिमम आके 2 से ज़्यादा साइड रहना, इसलिए यहाँ पर आके मिनी बोला गया है, या मतलब 2 से ज़्यादा साइड रहते उसे ही हम पॉलीगॉन्स बोलते। ओके, देखो यहाँ पर आके आप लोगों की आसानी के लिए मैंने यहाँ पर देखो एक टेबल, देखो यहाँ पर देखो टेबल है, ये टेबल में क्या है, अगर जिसके 3 साइड रहे ऐसे पॉलीगॉन्स को हम ट्रायंगल बोलते हैं। अगर ऐसा पॉलीगॉन जिसके 4 साइड रहे तो उसे आके क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, और ऐसा पॉलीगॉन जिसके आके 5 साइड्स रहे इसे आके पेंटागन बोलते हैं। इसी तरह से आके ये सारी चीज़ें हैं। ओके, पॉलीगॉन्स मतलब 2 से ज़्यादा साइड्स रहे। देखो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ये आके साइड है ना कि यहाँ ये आके डायमेंशंस हैं। ओके, ये आके साइड्स हैं ना कि डायमेंशन है। ये जो शेप्स हैं ये आके 2D फिगर ही हैं, इसकी लंबाई भी है। अगर आपके हाथ में कोई पेपर है तो आप आके ये सारे शेप्स आके बना सकते हो। ओके, जिसकी मोटाई नहीं है लेकिन लंबाई और चौड़ाई है। ओके, बहुत सारे लोग आके कन्फ्यूज़ हो जाते कि अगर ये 2D और 3D या फिर 2 साइड 3 साइड इस तरह में कन्फ्यूजन होते हैं, लेकिन ये आके 2D फिगर्स ही हैं। 2D फिगर्स के साथ साथ ये क्या है बोले तो पॉलीगॉन्स हैं। 2D फिगर्स में भी ये पॉलीगॉन्स हैं जिसके 2 से ज़्यादा साइड्स हैं, दो से ज़्यादा डायमेंशन नहीं है, 2 से ज़्यादा साइड्स हैं, उसे आके हम पॉलीगॉन्स बोलते हैं। ओके, देखो ये जो पॉलीगॉन्स है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है रेगुलर और इरेगुलर में। देखो रेगुलर किसे बोलते हैं बोले तो, जिसके चारों साइड आके इक्वल हो, या फिर जिसके जितने भी फेसेस हैं, जितने भी साइड्स हैं, वो सारे साइड्स आके इक्वल हो जाए तो आके इसे रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। अगर यहाँ पर 3 साइड है तो ये 3 साइड आके इक्वल हो, ये 3 आके इक्वल रहेंगे तो इसे रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। अगर यहाँ पर 5 साइड हैं तो ये 5 साइड से आके इक्वल रहे तो इसे आके रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। ओके, अब इरेगुलर पॉलीगॉन्स किसे बोलते हैं बोले तो, अगर इसका एक भी साइड आके इक्वल नहीं है। देखो यहाँ पर ये साइड तो इक्वल है, लेकिन इसकी लेंथ आके इक्वल नहीं है, मतलब इस ये आके एक रेगुलर नहीं है, ये आके इरेगुलर है। मतलब क्या है बोले तो, ये आके इक्वल नहीं है। यहाँ पर देखो इसकी लंबाई कुछ है, इसकी लंबाई कुछ और है, इसकी लंबाई कुछ अलग है, तो ये सारे आके अलग अलग हैं, तो इसलिए आके इरेगुलर है। यहाँ पर आके सारे आके सेम रहते, यहाँ पर आके सारे सेम रहते। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आके आपके सामने एक स्क्वायर रहता, या तो स्क्वायर रहता या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके आके सारे साइड्स आके इक्वल रहते। ऐसे सारे फिगर्स को हम आके रेगुलर पॉलीगॉन्स बोलते हैं। जिसके सारे साइड में से कोई एक भी साइड अगर इक्वल नहीं रहा तो उसे आके इरेगुलर पॉलीगॉन्स बोलते हैं। ओके,
आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेगुलर पॉलीगॉन है क्या और इरेगुलर पॉलीगॉन है क्या। इसके जितने भी साइड हैं, अगर कोई आपके पास कोई भी एक फिगर है और जिसके सारे साइड आगे इक्वल हैं तो इसे आगे रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। और आपके पास ऐसा कोई फिगर है जिसके आगे एक भी साइड आगे इक्वल नहीं है, एक भी साइड आगे इक्वल नहीं है, उसे आगे इरेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। ओके, तो ये रहा 2D का क्लासिफिकेशन। चलो हम 3D का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखो, जिस तरह हमने 2D में पॉलीगॉन एंड नॉन पॉलीगॉन पढ़ा था, बिल्कुल इसी तरह हम 3D में पॉलीहाइड्रन एंड नॉन पॉलीहाइड्रन पढ़ रहे हैं। ओके, देखो जिस तरह हमने नॉन पॉलीगॉन में सर्किल पढ़ा था, बिल्कुल हम इसी तरह से नॉन पॉलीहाइड्रन में आके जो भी सर्कुलर शेप हैं, मतलब जो भी घुमावदार या फिर जो भी कर्व्ड शेप हैं, वो सारे आके नॉन पॉलीहाइड्रन में आते। ओके, जो भी जिसके भी सरफेसेस या फिर जिसके भी शेप्स आके कर्व्ड है, वो सारे आके नॉन पॉलीहाइड्रन में आते। ओके, तो इसकी डायरेक्ट हमें लेंथ नहीं माप सकते, जो भी सर्किल है इसकी आके लंबाई डायरेक्ट हम माप नहीं सकते। इसकी वैल्यू हम मालूम करने के लिए ही आके पाई को ये जो पाई को हमने इसीलिए दरियाफ्त किया है क्योंकि जो भी घुमावदार सरफेस है जहाँ भी होंगे वहाँ पर आपको पाई देखने को मिलेगा। ओके, जहाँ पर भी आपके सामने घुमावदार सरफेसेस आ जाएंगे वहाँ पर आके पाई की वैल्यू लगनी ही लगनी है। ये इसीलिए जो पाई की वैल्यू है ये इसीलिए खोज की गई है ताकि ये जो घुमावदार सरफेसेस हैं इसकी वैल्यू हमें पता चल जाए। ओके, देखो जिसके सरफेसेस आके कर्व्ड है वो आके नॉन पॉलीहेड्रन है, जिसके सरफेसेस आके फ्लैट है, 3D शेप भी हो और इसके फेसेस आके फ्लैट हो। ओके, जो आके 3D सरफेस हो, मतलब 3D फिगर तो 3D है और इसके फेस आके फ्लैट हैं, यहाँ पर कर्व्ड नहीं है, यहाँ पर फ्लैट हैं, तो ऐसे सारे फेसेस ऐसे सारे फिगर्स को आके पॉलीहाइड्रन्स बोलते हैं। ओके, तो ये भी आके फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, जो आके रेगुलर और इरेगुलर के नाम से आके फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। रेगुलर मतलब कुछ भी नहीं है, ये सारे आके फेसेस आके इक्वल है, यहाँ पर ये इक्वल है, यहाँ पर ये सारे आके इक्वल रहते हैं। यहाँ पर अगर ट्रायंगल है तो ये सारे ट्रायंगल्स आके इक्वल रहते हैं। अगर यहाँ पर एक ट्रायंगल है, यहाँ पर सारे ट्रायंगल इक्वल रहते हैं। यहाँ पर आगे पेंटागन है, मतलब 5 साइड्स हैं, तो यहाँ पर सारे आके इक्वल रहते हैं। ओके, सिर्फ एक की मालूम करके हम आसानी से सारों को इंटू कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आके रेगुलर है। और इरेगुलर मतलब जिसके आके फ्लैट तो 3D फिगर भी है, फ्लैट सरफेसेस भी है, लेकिन आके ये आके सारे आके बराबर नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें आके अलग है। यहाँ पर कुछ अलग शेप है, यहाँ पर कुछ अलग शेप है, तो ऐसे ऐसे सारे फेसेस जो कि 3D भी हो और आके जो फेसेस आके सेम ना हो। देखो यहाँ पर सेम नहीं है, देखो डिफरेंट है, यहाँ पर देखो इसका डिफरेंट हो, जिसके फेसेस आके डिफरेंट हो वो आके इरेगुलर पॉलीहाइड्रन, जिसके सारे फेसेस आके सेम हो वो आके रेगुलर पॉलीहाइड्रन। ओके, चलो भैया इसका फर्दर देखते हैं। ये जो पॉलीहाइड्रन है इसको आगे फर्दर डिवाइड किया गया है प्रिज्म में और पैरामिड्स में और आके प्लास्टोनिक सॉलिड्स में। ओके, प्रिज्म मतलब कुछ भी नहीं है जिसका टॉप एंड बेस आके सेम हो। अगर यहाँ से भी हम खड़ा कर सकते हैं, नीचे से भी हम खड़ा कर सकते हैं, जो भी ये 3D का फिगर है इसे हम यहाँ से भी खड़ा कर सकते हैं, यहाँ पर आके नीचे से भी खड़ा कर सकते हैं। जिस प्रिज्म आके जिसके टॉप एंड बॉटम आके सेम हो, इसे आके प्रिज्म बोलते हैं। जिसका आके सिर्फ बेस ही फ्लैट हो और ऊपर आके मतलब ऊपर आके नोकीला हो, ऐसे सारे फिगर्स को आके 3D फिगर्स, ऐसे सारे 3D फिगर्स जिसके बेस आके फ्लैट हों और इसका जो भी है ऊपर का जो ये है, ऊपर का जो शेप है वो आके नोकीला हो, तो ऐसे सारे 3D फिगर्स को हम पैरामिड्स बोलते हैं। ओके, यहाँ पर आके टॉप एंड बॉटम सेम होते हैं, यहाँ पर आके सिर्फ बेस आके फ्लैट होता, ऊपर का आके फ्लैट नहीं होता, यहाँ पर ऊपर का आके नोकीला रहता। ओके, और प्लास्टोनिक सॉलिड्स किसे बोलते हैं बोले तो ऐसा कुछ भी है नहीं। देखो ये आके खोखले हैं, इसके अंदर आके कुछ भी हम भर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम कुछ भी नहीं भर सकते, ये ऑलरेडी भरे हुए हैं। ये जो भी ये मटेरियल से बने हैं ये सारे आके ऑलरेडी भरे हुए हैं, ऑलरेडी ये बने हुए हैं उसी मटेरियल से, मतलब ये सॉलिड है, इसके अंदर आके वही चीज़ है। यहाँ पर हम पानी भर सकते हैं क्योंकि ये खोखले हैं, यहाँ पर आके ये खोखले नहीं है, ये आके सॉलिड्स है। ओके, तो ये रहा एक 3D का क्लासिफिकेशन कम्प्लीटली। ओके, देखो मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बताया हूँ क्योंकि आपका मकसद सिर्फ एग्ज़ाम ही क्रैक करना नहीं है, आप आके एक टीचर बनने वाले हैं। ओके, जब आप एक टीचर बनोगे तो आप बच्चों को क्या पढ़ाओगे जब तक कि आपको कुछ नहीं आता। ओके, तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में भी यहाँ से आएंगी, एग्ज़ाम में किस तरह से आएंगी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ओके, चलो भैया हम आगे देखते हैं। देखो भैया ये आगे यूलर्स इक्वेशन है, ये आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके सवाल बनते हैं। ओके, तो ये रहा बंदा यूलर्स, इसने क्या बोला है बोले तो जो भी आके एक ये जो अगर आपको पहले थोड़ा सा फेसेस के बारे में बता देते हैं, फेस क्या है, एड्ज क्या है, कॉर्नर क्या है, ये बता देते हैं। ओके, देखो फेस कुछ भी नहीं है, अगर आपके सामने कोई चीज़ दिखाई दे रही है इसे आके फेस बोलते हैं। ओके, अब एड्ज किसे बोलते हैं बोले तो जो भी आके दो फेसेस को हम जोड़ रहे हैं, अगर ये एक फेस है और एक फेस है, अगर हम दो फेसेस को किसी एक लकीर से जोड़ रहे हैं तो ये लकीर आके एड्ज कहलाती है। ओके, जो जो हम दो फेसेस को कोई एक लकीर से जोड़ेंगे तो आके एड्ज कहलाती है। ओके, ये आके एड्ज है। देखो यहाँ पर नीचे एक फेस है, ऊपर एक फेस है, लेकिन हमें आके इन दोनों को जोड़ने के लिए एक लकीर लगा दिए तो ये आके एक एड्ज है। ओके, ये एड्ज है, ये भी एड्ज है,
या के फेसेस हैं या के एड्ज हैं। ये भी एड्ज है। ओके, एड्ज कुछ भी नहीं है, एक लकीर रहती है जो आके दो फेसेस को जोड़ती है। ओके, अब कॉर्नर या फिर वर्टेक्स किसे बोलते हैं बोले तो जहाँ से आके किसी भी चीज़ की ओरिजिन होती है, मतलब जहाँ से कोई भी चीज़ आके शुरुआत होती है उसे आके कॉर्नर या फिर वर्टेक्स या फिर ओरिजिन बोलते हैं। ओके, अगर ये दो लाइंस कहाँ से आए हैं, ये दो लाइन्स हैं, ये लाइन्स कहाँ से आए हैं, यहाँ से आए हैं। ओके, यहाँ से एक्चुअली दो लाइन नहीं 3 लाइन आए हैं, अंदर की तरफ भी एक लाइन गई है, तो यही आके वर्टेक्स है। ओके, वर्टेक्स भी बोलते हैं, इसी को आके कॉर्नर भी बोलते हैं, इसी को आके ऑरिजिन भी बोलते हैं। देखो यहाँ पर आके इस एग्जांपल में यहाँ पर देखो ये आके वर्टेक्स है। ओके, यहाँ से एक लाइन इधर गई, एक लाइन इधर गई, एक लाइन ऊपर गई। ओके, इसी को आके वर्टेक्स बोलते हैं। फेसेस आके आपको बता दिया है, फेसेस कुछ भी नहीं, जो भी हमारे सामने थोपड़ा दिखाई दे रहा है ये आके फेस है। और ये जो एड्ज किसे बोलते हैं बोले तो जो ये आड़ी लकीर है जो आके दो फेसेस को मिला रही है इसे आके एड्ज बोलते हैं। और ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर आके जो आके जहाँ से 3 लाइन गुजर रही हैं, इधर एक साइड, इधर एक साइड, इधर एक साइड, तो इसी जो कॉर्नर को हम वर्टेक्स बोलते हैं। ओके, देखो यूलर्स ने क्या बताया बोले तो, ये जो यूलर है, ये जो बंदा है, इसने क्या बताया बोले तो ये जो भी ये फेसेस हैं या फिर वर्टेक्स हैं या फिर एडजेस हैं, इन तीनों के दरमियान इसने एक रिलेशनशिप बताया और ये रिलेशनशिप से हमें एग्जाम में सवाल पूछता है। ओके, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट आपका सवाल बन जाता है। ओके, हमें आगे कोई भी एक शेप दे देगा जिसके आगे इतने फेसेस हैं बोल देगा, इतने एडजेस हैं बोल देगा, और हमसे आके इसके कितने कॉर्नर्स है बोल के ये पूछ लेगा। ओके, हमें कोई भी एक फेस दे देगा और हमें इसका फेसेस बता देगा और इसके एडजेस बता देगा और आगे इसके वर्टेक्स पूछ लेगा, या फिर हमें कोई भी एक 3D फिगर दे देगा जिसके आगे 2 चीज़ें दे देगा और एक चीज़ पूछ लेगा। ओके, तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पे किस तरह के सवाल बनते हैं और ये किन चीज़ों पर अप्लाई होता है और किन चीज़ों पर अप्लाई नहीं होता वो भी देख लेंगे। ओके, देखो यूलर्स के इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बोले तो ये जो यूलर्स का इक्वेशन है ये आगे नॉन पॉलीहाइड्रॉन पे वर्क नहीं करेगा। ओके, ये जो नॉन पॉलीहाइड्रॉन्स हैं, मतलब ये जो फिगर्स हैं, मतलब सर्कुलर फिगर्स हैं, मतलब ये कर्व्ड फिगर्स हैं, इन कर्व्ड फिगर्स पे ये आके जो फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला एफ प्लस वी डॉट इज इक्वल टू ई प्लस 2। ओके, ये जो फार्मूला है ये आके ये फार्मूला यहाँ पर ये जो नॉन पॉलीहाइड्रॉन्स है यहाँ पर ये वर्क नहीं करने वाला, ये फार्मूला सिर्फ आके पॉलीहाइड्रॉन्स के लिए ही वर्क करने वाला है। मतलब जिसके भी शेप्स आके फ्लैट हैं, जहाँ आके सर्कुलर फिगर नहीं है, यहाँ पर देखो सर्कुलर है, यहाँ पर आके पाई की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर कभी भी पाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, जहाँ पर भी पाई की ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ पर आके ये फार्मूला यूज़ होने वाला है। देखो ये जो फार्मूला है, ये जो नॉन पॉलीहाइड्रॉन्स है, ये इस पर क्यों वर्क नहीं करता बोले तो देखो यहाँ पर अगर हम स्फीयर की बात करेंगे, स्फीयर को हम अगर इसे फेस प्लस वर्टिसेस प्लस ई प्लस 2 लिखना चाहें तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर तो इस पर तो कोई वर्टिसेस है ही नहीं, यहाँ पर कोई वर्टिसेस है ही नहीं, इसके कोई एडजस्ट है ही नहीं, तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं इस फार्मूले को। तो यहाँ पर आके जो भी यूलर्स का इक्वेशन है ये आके नॉन पॉलीहाइड्रॉन के लिए वर्क नहीं करने वाला। जब भी हमारे पास अगर ये कोई शेप आ जाएगी तो हमें आके इसके ये फार्मूले से इसका आके हम ये चीज़ आके फेसेस वर्टिसेस एडजस्ट ये चीज़ें निकाल नहीं सकते, इसलिए आके ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ नहीं होने वाला। तो हमारा जो फार्मूला है ये आके सिर्फ आके पॉलीहाइड्रॉन्स के ऊपर ही यूज़ होने वाला है। ओके, चलो हम एग्ज़ाम में किस तरह के सवाल पूछते हैं वो भी देख लेते हैं। ओके, तो ये जो फार्मूला है फॉर एग्जांपल अगर हम आगे यहाँ पर आके कुछ सीखेंगे बेसिक। ओके, ये फार्मूले के ऊपर एक बेसिक क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद आके हम आगे बढ़ेंगे। ओके, देखो अगर फॉर एग्जांपल हम एग्ज़ाम में एक क्यूब दे दिया और हमसे आके क्यूब में आके 2 चीज़ें दे दी, समझे कोई भी 2 चीज़ें मान लेंगे। फॉर एग्जांपल फेसेस दे दिए, समझो फेसेस आके बच्चे को पता रहता है कि क्यूब में आके 6 फेसेस रहते हैं। जो भी हम ये पास से खेलते हैं ना, पास से में कितने फेसेस रहते हैं, सिर्फ 6 फेसेस रहते हैं। ओके, 1 2 3 4 इस तरह रहते हैं, 6 फेसेस रहते हैं। और हमें आके पूछ लिया कि इसके आके क्या पूछ लिया समझो, एक वर्टेसेस आके हमसे पूछ लिया समझो, और हमें एडजस्ट भी दे दिया समझो। एडजस्ट कितने रहते बोले तो एडजस्ट आके 12 एडजस्ट रहते। ओके, तो हमें आके यहाँ पर एग्ज़ाम में आके फेसेस और एडजस्ट दे दिया और हमसे आके कॉर्नर्स पूछ लिया, वर्टिसेस पूछ लिया, तो हम इसे किस तरह से करेंगे, जो भी यहाँ पर पूछा है वो आके यहाँ पर पुट कर देंगे सिंपली। यहाँ पर देखो 6 पुट कर देंगे, वर्टिसेस हमें नहीं मालूम, इसे आके x समझेंगे, और एडजस्ट आके हमें मालूम है 12 है, तो 12 एडजस्ट दे देंगे, लिख देंगे, और इसके बाद दैट इज इक्वल टू 2 लिख लेंगे। ओके, उसके बाद हम करेंगे क्या, पहले जो चीज़ें मिटा देते हैं और नहीं। ओके ओके, तो इस तरह अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा आंसर वर्टिसेस आ जाएगा। देखो 6 में से -12 में से 6 गए तो कितना आता, -6 आता। ओके, -12 में से प्लस 6 गए तो -6 आता, -6 दैट इज इक्वल टू 2, और x ऐसे रखेंगे और -6 इधर भेज देंगे तो 8। मतलब इसके एडजस्ट कितने हैं बोले तो इसके एडजस्ट आके इसके वर्टिसेस कितने हैं बोले तो क्यूब के वर्टिसेस आके 8 है। ओके, इस तरह से हमें एग्जाम में भी करना। चलो हम जो आपके टेक्स्ट बुक में है वो देखने की कोशिश करते हैं। ओके।
देखो आपके टेक्स्ट बुक में आके एक क्यूबाइड दिया गया है और इसके बारे में हमसे पूछा है कि इसके कितने एडजस हैं और कितने कॉर्नर्स हैं। ओके, कॉर्नर्स मतलब कुछ भी नहीं है, वर्टिसेस है। देखो यहाँ पर चाहे वो क्यूब हो या फिर क्यूबाइड हो, उसके आके सेम एडजस्ट रहते, सेम आके उसके कॉर्नर्स रहते, सेम आके उसके फेसेस रहते। देखो फेसेस आके इसे बोलते हैं और ये आके एडजस्ट हैं और यहाँ पर आके वर्टिसेस हैं। ओके, यहाँ पर हमसे क्या पूछा है बोले तो एडजस्ट पूछा है, मतलब ये पूछा है। तो ये काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो 12 आके इसके एडजस्ट हैं, चाहे वो क्यूब हो या फिर क्यूबाइड हो। ओके, अब उसके वर्टिसेस कितने हैं बोले तो ये जो डॉट डॉट हैं ये आके वर्टिसेस हैं। कितने हैं बोले तो गिने तो एक ऊपर 4 है, नीचे 4 है, तो टोटल आपके 8 है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आके आपके सामने आके एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर के बारे में आपसे क्या पूछा है, इसके नंबर ऑफ एडजस्ट पूछा है और नंबर ऑफ कॉर्नर्स पूछा है। देखो जैसा कि हम सब जानते हैं, इसके कोई भी कॉर्नर्स नहीं रहते। देखो कॉर्नर्स किसे बोलते हैं, जहाँ से तीन लाइन का ओरिजिन होता है, जहाँ से कोई भी एक चीज़ आगे शुरुआत होती है उसे ओरिजिन या फिर उसे कॉर्नर बोलते हैं। इसे देखो यहाँ पर आगे इसे कहीं भी इसका कॉर्नर नहीं है, तो इसलिए आगे इसे 0 कॉर्नर्स। एडजस्ट कितने हैं, यहाँ पर एक एड्ज है, यहाँ पर एक एड्ज है। एड्ज किसे बोलते हैं, मतलब दो फेसेस को मिलाने वाली एक लकीर को उसे एड्ज बोलते हैं। ओके, तो यहाँ से आगे इसे आगे ये लकीर मिला रही है और जो इससे भी और इसके नीचे जो इस तरह का शेप है इसे मिला रही है एक लकीर। ओके, तो एडजस्ट आके 2 है। ओके, और ये यहाँ पर भी यही सेम है, एडजस्ट 2 है, कॉर्नर आके 0 है। ओके, और एक क्या सवाल पूछा है बोले तो डू बॉल शेप्ड ऑब्जेक्ट्स हैव एडजस्ट और कॉर्नर। देखो यहाँ पर देखो स्फीयर आपके सामने है, ये बॉल की शेप की तरह है। क्या आपको यहाँ पर कहीं पर भी आपको इसका एडजस्ट दिख रहा है या फिर इसके कोई कॉर्नर दिख रहे हैं? यहाँ पर आके इसके कोई भी एडजस्ट नहीं है और उसके कोई भी कॉर्नर्स नहीं है, तो यहाँ पर आके 0 आके इसका सही आंसर है। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है आपके टेक्स्ट बुक में वो देखते हैं। नेक्स्ट आगे ये है, देखो ये आगे क्या है, जो क्या बोलते हैं इसे सोप बॉक्स कहते हैं। सोप बॉक्स मालूम है ना, जहाँ आके आप साबुन रखते हो उसे आके सोप बॉक्स बोलते हैं। वो आके जनरली किस साइड किस शेप का रहता बोले तो क्यूबाइड की शक्ल का रहता। ये भी आके क्यूबाइड है। यहाँ पर एक क्या पूछा है बोले तो हाउ मेनी फेसेस डज दे सोप बॉक्स हैव, मतलब इसके फेसेस कितने हैं बोल के पूछा है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, नीचे 1 6, तो 6 फेसेस है। क्यूब हो या फिर क्यूबाइड है उसके आगे 6 फेसेस रहते। डू ऑल द फेसेस लुक अलाइक, मतलब ये सारे फेसेस आके एक ही जैसे है बोल के पूछ रहा, तो गलत है। देखो यहाँ पर आके इसका शेप अलग है, यहाँ पर आके इसका शेप आके बड़ा है। ओके, तो ये शेप्स आके अलग अलग रहते, अलाइक नहीं रहते, सेम नहीं रहते, तो यहाँ पर आके नो इसका आंसर है। ओके, और यहाँ पर क्या पूछा है बोले तो हाउ मेनी फेसेस डज दे डाइज हैव, मतलब ये जो आपके घर में जो पासा है वो पासे के कितने फेसेस हैं बोल के पूछा है। हम सब जानते हैं क्यूब के आगे 6 फेसेस रहते। और डू ऑल द फेसेस लुक अलाइक, यस, ये सारे फेसेस आके एक ही जैसे रहते। ओके, एक ही यहाँ पर भी एक ही रहता है, यहाँ पर किस तरह से भी देख लो ये सारे आके एक ही जैसे रहते। ओके, तो ये रहा इसका आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये आके आपके ये बॉक्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आके आपको खुद को फिल करना है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है बोले तो ये आके आपके जो टीएस का जो 8th क्लास का मैथ्स है वहाँ पर आके ये बॉक्स आके मेंशन है। ओके, तो ये आके आपको खुद को करके जाना है। एक आप आके इसे खुद करेंगे। ये किस तरह से करेंगे बोले तो ये जो फार्मूला है ये फार्मूला यूज़ करके करेंगे। ओके, देखो मैंने आपको बेसिक्स भी बता दिया है और जो भी मैंने आपको इस काबिल बना दिया है कि आप आके ये सारी चीज़ें आके खुद से कर सकते हैं। ओके, अगर आपको नहीं आता तो यहाँ पर आके आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ये जो PDF है यहाँ पर आके ये चीज़ भी दे दूँगा। अगर आपको किसी को नहीं आता तो यहाँ से देखकर भी आप करेंगे। ओके, लेकिन आपको याद करके ही जाना है क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आके जो टेक्स्ट बुक में है उसी में से सवाल पूछे जाते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। देखो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं सीरीज़ कंटिन्यू करूं तो आपको चाहिए कि आप मुझे सपोर्ट करें। ओके, देखो मैंने ये जो सीरीज़ है ये किस लिए शुरुआत की है बोले तो दिल से मैं चाहता हूं कि मैं आपको 8th तक या फिर 10th तक आके जो भी मैथ्स है पहले मैथ्स पढ़ा दूं, उसके बाद दूसरी चीज़ें भी मेरे से अगर हो सके तो मैं वो भी आपको पढ़ाने के लिए कोशिश करूँगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है कि जब आप आके मुझे सपोर्ट करेंगे तभी आके ये चीज़ें पॉसिबल होने वाली हैं। ओके, देखो आपको आके मतलब ही नहीं बनना है, ये तो सार का काम है, सार आके शेयर कर लेंगे, इस तरह से आपको नहीं सोचना है। आपको आगे जितने भी आपके सारे ग्रुप्स हैं वो सारे ग्रुप्स में आके आपको ये जो वीडियोस हैं ये सारी चीज़ें आके शेयर करते रहना है। ओके, ज़्यादा लोग देखने वाले रहेंगे, ज़्यादा सब्सक्राइबर रहेंगे तो मैं ये सीरीज़ आके कंटिन्यू करने वाला हूँ। ओके, अगर कोई भी नहीं देखेगा और कोई भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा तो ये सीरीज़ आके रोक देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। ओके, देखो अब आप सारी चीज़ें आके आपके हाथ में है, आप जो मुनासिब आपको लगे वो चीज़ें आप करें। ओके, देखो ये सीरीज़ किस लिए इंपॉर्टेंट है बोले तो देखो आप तो एग्ज़ाम कैसे भी क्लियर कर लोगे, यहाँ से पढ़ोगे तो भी क्लियर कर लोगे या फिर कहीं और से 5,000 6,000 दे के पढ़ोगे वहाँ से भी क्लियर कर लोगे। लेकिन जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, जब आप एक टीचर बन जाओगे, जब
आप एक टीचर बन जाओगे, लेकिन आपके पास पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि देखो, आप जानते हो कि कोचिंग सेंटर में किस तरह का माहौल है। वो लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द सिलेबस खत्म कर दिया जाए, कुछ ना कुछ पढ़ा के आके आपका एग्जाम तो पार करवा देंगे वो, लेकिन आपको वो नॉलेज नहीं दे पाएंगे जो आके आपको एक टीचर को होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हो तो आपको आके बेसिक चीज़ें भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एक अच्छे टीचर बनोगे तो ही आके जो भी हमारे आने वाली जनरेशन हैं उनको आप अच्छे से पढ़ा पाओगे, उन्हें आप अच्छे से समझा पाओगे। ओके, तो ये सीरीज़ आके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अब आके फैसला आपके हाथ में, हाँ आपके हाथ में है। अगर आप चाहें तो मुझे सपोर्ट करें, और ना चाहें तो वो आपके हाथ में। ओके, चलो भैया, नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिवीज़न के बारे में। देखो, डिवीज़न आके ये जो आपका टीचिंग एग्जाम है, ये इसका आके बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है डिवीज़न। ओके, डिवीज़न के बारे में लास्ट टाइम भी मैंने आपको हल्का सा बताया था कि डिवीज़न मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को ही डिवीज़न कहते हैं। देखो, अगर हमारे पास 6 एप्पल्स हैं और हमें आके 2 लोगों को बांटना है। ओके, अगर हमारे पास 6 एप्पल्स हैं और हमें आके 2 लोगों को बांटना है, तो हम आगे किस तरह से देंगे बोले तो हमें जिस तरह से चाहे उस तरह से दे सकते हैं। इसे 5, इसे 1 भी दे सकते हैं, इसे 6, इसे 0 भी दे सकते हैं, और इसे 3 और इसे 3 भी दे सकते हैं। लेकिन जो ये हमारी मनमर्जी से जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ये डिस्ट्रीब्यूशन आके ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन आके डिवीज़न नहीं कहलाएगी। डिवीज़न उसे ही बोलते हैं जब आके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, तभी आके उसे आके उस चीज़ को हम डिवीज़न बोलते हैं। ओके, डिवीज़न मतलब हमारी मजबूरी है कि जो भी ए है या जो भी बी है, उसे आके इक्वल इक्वल चीज़ें बांटें। ओके, देखो यहाँ पर तो हमें 6 एप्पल्स थे और 2 लोगों में बांटना था, तो हमें आके ऐसे आगे इक्वल डिवाइड कर दिए। लेकिन हमारे पास कभी ऐसे चीज़ें आ जाएंगी जो कि कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आके 17 दिया गया है। देखो देखो, ये जो 17 नंबर है, अगर हम इसे एप्पल्स मान लेते हैं और ये जो डिवीज़र है इसे आके हम मेंबर्स मान लेते हैं, मतलब अगर हमारे पास 17 एप्पल्स हैं, अगर हम 5 लोगों को मतलब 5 मेंबर्स को देना है, तो हम किस तरह से बांटेंगे बोले तो जो भी इसका मिनिमम पॉसिबिलिटी है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, तो वो आके हम पहले इक्वल देने की कोशिश करेंगे। ओके, पहले हम करेंगे क्या, ये 5 मेंबर्स को पहले 3-3 दे देंगे। ओके, तो पहले हमने क्या किया, जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ तक हो सके वहाँ तक पॉसिबल करने के लिए हमें आके 5 से आके इसे इंटू 5 से आके इसे डिवाइड किया, तो 5 3 जा 15। ओके, यहाँ पर कितने बच गए, 2 एप्पल्स आके एक्स्ट्रा बच गए। ओके, ये जो एक्स्ट्रा एप्पल बच गए इसे आके रिमाइंडर्स बोलते हैं। ये जो कोशियंट है, मतलब ये जो एप्पल आके एक एक को कितना मिले, एक एक को 3 एप्पल्स मिले। टोटल एप्पल्स कितने थे, 17 थे। टोटल मेंबर्स कितने थे, 5 मेंबर्स थे। ओके, तो इसे आके डिवाइजर बोलते हैं, इसे आके डिविडेंड बोलते हैं, इसे आके कोशियंट बोलते हैं, इसे आके रिमाइंडर्स बोलते हैं। जो भी बच जाता है उससे रिमाइंडर है। जो एक आदमी के पास कितनी चीज़ें आती हैं वो आके कोशियंट है। जो भी हमारा नंबर है वो आके डिविडेंड है, और जितने लोगों को भी हमें बांटना है वो आके डिवाइजर है। ओके, देखो ये जो नीचे मैंने फार्मूला लिखा है ये आके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला किस तरह से बना बोले तो जस्ट ये ऊपर जो चीज़ें हैं उसी से आके ये नीचे का फार्मूला बना। देखो, जो हमारे पास है 17 है, अगर हमें डिविडेंड मान लें तो यहाँ पर आकर हम 17 लिख लेंगे। ओके, 17 यहाँ पर लिख लिए। इसे इसे अगर डिवाइजर कितना था, 5 था, 5 आके डिवाइजर था, और क्वेश्चन कितना था, इंटू 3 था, या के इंटू। ओके, इंटू क्वेश्चन आके 3 था, रिमाइंडर आके 2 था। ओके, देखो अगर हमें आके 5 इंटू 3 करेंगे तो 15 आ जाएगा, 5 इंटू 3 करेगा तो 15 आ जाएगा, और +2 ऐड कर देंगे तो 17 आ जाएगा। देखो 17 दैट इज इक्वल टू 17। ओके, तो इस तरह से आके फार्मूला बना है। ओके, ये जो ऊपर की चीज़ें हैं इसी के बेस पे आके फार्मूला बना है, और ये फार्मूला आके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आके आपको आपके एग्जाम में डायरेक्ट सवाल बन जाते हैं। ओके, पहले जो आपके टेक्स्ट बुक में है वो चीज़ें देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर आके आपके जो टेक्स्ट बुक में है बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ये चीज़ें खुद से कर लोगे। देखो यहाँ पर क्या बोला है, व्हेन आई एम मल्टीप्लाई बाई 44, व्हेन आई एम मल्टीप्लाइड बाई 4 द प्रोडक्ट इज़ 48। अगर मैं कोई नंबर हूँ, अगर मुझे आके 4 से हम किसी ने इंटू कर दिया है, तो मेरा रिजल्ट आके प्रोडक्ट आके 48 है। तो हमें आके हु आई एम मतलब एक्स की वैल्यू बताना है। तो करेंगे क्या, इससे इसे डायरेक्ट कर देंगे। 4 1 जा 4, 4 8, 4 12 जा 4, 4 12 जा 48, तो एक्स की वैल्यू आके 12 है। तो इस तरह से आके हुआ या मतलब 12, ये 12 के बारे में बात कर रहा है। तो इस तरह से सारी चीज़ें आके बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। यहाँ पर आके इसे डिवाइड कर देंगे तो 32 आंसर आ जाएगा। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आके आप खुद कर पाओगे। सिर्फ आगे इसे डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इससे अगर आप इसे डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24 है इसका आंसर। ओके, तो इस तरह से आके आप ये सारी चीज़ें कर लोगे। ये बहुत बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसे आके इसे इंटू कर दो, डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुद कर लोगे। ओके, अगर कोई चीज़ आपको नहीं आती तो मुझे बता दें, कमेंट कर दें, मैं आके आपको अच्छे से बता दूँ। ओके, चलो जो एग्ज़ाम में सवाल पूछते हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। ओके, देखो ये सवाल आके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के सवाल हर टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये सवाल तो सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। ओके, ये जो सवाल है ये सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। देखो, इसे हम पहले जो भी फार्मूला है उससे देखेंगे, उसके बाद इसका बेसिक भी देखेंगे। देखो फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, डिविडेंड डिविडेंड दैट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशियंट प्लस रिमाइंडर पढ़ा था। ओके, यह क्या फार्मूला है, इस फार्मूले से हम डायरेक्ट इसे सॉल्व करते हैं। देखो, इन डिवीजन सम
द डिवाइज़र इज़ 5 टाइम्स द कोशिएंट। मतलब क्या है बोले तो ये जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र यहाँ पर लिखेंगे, डिवाइज़र क्या है कहते हैं, मानो डिवाइज़र है 5 टाइम द कोशिएंट कहते हैं, 5 टाइम द कोशिएंट कहते हैं। ओके, और क्या बोल रहा है बोले तो एंड ट्वाइस द रिमाइंडर, एंड क्या है कहते हैं, 2 गुना है रिमाइंडर के कहते हैं। ओके, और क्या बोल रहा है बोले तो इफ़ द रिमाइंडर इज़ 5, मतलब रिमाइंडर की वैल्यू आके 5 दे दी है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 5 दे दी है, तो व्हाट इज़ द नंबर। ओके, नंबर के बारे में बताना। देखो अगर हम ये वैल्यू आके यहाँ पर पुट कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, देखो 5 दैट इज इक्वल टू 2r। r का मतलब यहाँ पर 5 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर आके 5 दैट इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, एंड q की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 2 आ जाएगी। ओके, मेरे बेसिक कैलकुलेशन है, q की वैल्यू आके 2 आ जाएगी, तो यहाँ पर हमें डिवाइज़र आके 5 × 2 आके 10 है। ओके, तो यहाँ पर आकर डिवाइज़र की वैल्यू हमें आगे 10 हो, रिमाइंडर की वैल्यू आके ऑलरेडी हमने दे दिया 5, एंड हमें क्वेश्चन की वैल्यू आगे 2 आ गई। यहाँ पर डायरेक्ट हम पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो डिविडेंड डॉट इज इक्वल टू डिवाइज़र कितना है 10 है, क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन आगे 2 है, रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर आके 5 है। इसे हम ये कर देंगे, इंटू कर देंगे तो 20 + 5 डॉट इज इक्वल टू 25। यहाँ पर कहाँ, यही हमारा आंसर है। ओके, ये बिल्कुल आसान है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो जो इन्हें बोला है वो आगे यहाँ पर लिख ली, और जो जो इन्हें वैल्यू दिया था ये आगे यहाँ पर पुट कर दी, इसे सिंपली सॉल्व कर दी, तो यहाँ पर आके हमें रिमाइंडर, कोशिएंट एंड डिवाइज़र के बारे में वैल्यूज आ गई, तो यहाँ पर आगे पुट कर दी, तो हमारा आंसर आ गया। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है बोले तो व्हेन आस्क्ड टू डिवाइड ए नंबर बाय 6, रोनी हैज़ डिवाइडेड इट बाय 9 एंड शी गोट द कोशिएंट 21 and the remainder 3. Realizing her mistake, later she divided it by 6. What will be the quotient and the remainder? ये आके हमारे से सवाल पूछा। ओके, देखो ये जो रानी नाम की लड़की थी, इसने क्या किया है बोले तो इसे आके एक नंबर, कोई एक नंबर है, इसे आके इसे डिवाइड करने के लिए कहा, तो इसने क्या किया, ये रानी ने क्या किया बोले तो इसे आके क्या बोला गया, ये नंबर को आगे 6 से डिवाइड करो बोल के बोले इसे, लेकिन इन्हें क्या करी बोले तो 9 से डिवाइड कर डाली। ये नंबर है, नंबर क्या है कि नहीं मालूम, इसे 9 से डिवाइड कर डाली, और यहाँ पर इतने कोशिएंट आके कितना लिए बोले तो 21 आके इसे कोशिएंट आया करते, और रिमाइंडर कितना आया करते, 3 आके रिमाइंडर आया। फिर इसने क्या किया बोले तो इसने अपनी मिस्टेक को रियलाइजिंग किया, और उसके बाद इसने क्या किया, फिर आके जो नंबर था वो नंबर को आके 6 से डिवाइड किया, और यहाँ पर आके इसने कितना कोशिएंट आया और इसका रिमाइंडर क्या आया, ये इसने सवाल पूछा। ओके, देखो ये बिल्कुल हलवा सवाल है। देखो इसमें जो जो बोला वो हमें लिख लिया। ओके, जिस तरह से ने बोली उस तरह से लिख लिया। देखो यहाँ पर अगर कोई एक नंबर आया होगा तो ये कौन सा नंबर आया होगा बोले तो इसे जब इंटू करेंगे तो ही यहाँ पर आके हम नंबर लिखते हैं, तो इसे हम इंटू करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा, 9 × 21 कितना आता, 9 × 21 × 9 का तो 10 में से निकाल देंगे तो आके कितना आएगा। देखो ये अगर यहाँ 10 होता तो 210 हो आता तो, लेकिन 9 ही है, मतलब एक कम होने से -21 कर देंगे, तो यहाँ पर 0 में से 1 गया तो 9 आता, यहाँ पर आके 0 आया था, 0 में से 2 गए तो 8 आया था, और यहाँ पर 189। देखो यहाँ पर आके नंबर आके 189, इसका नंबर आके 189। ओके, यहाँ पर इसे इंटू करेंगे तो 189 आता। यहाँ पर तो आके इसमें से ये जो ऊपर का नंबर में से नीचे का नंबर निकाले तो तभी आके हम 3 बनने वाला है, तो हम आके इसे रिवर्स कर देंगे। मतलब क्या है बोले तो यहाँ जो नंबर है यहाँ आके इससे 3 ज़्यादा रहेगा, 189 से 3 ज़्यादा ये नंबर रहेगा, तो मतलब इसका नंबर आके 192। ओके, 192 ये नंबर था। ओके, अगर ये 192 नंबर था, हमें इसने बाद में क्या किया, यहाँ पर देखो 6 से डिवाइड करके देखिए, तो यहाँ पर हमने आके x निकाल देंगे, x आके निकाल देंगे, जो नंबर हमें आ गया था 192 वो लिख देंगे, 192 लिख देंगे। तो यहाँ पर आके सिंपली हमें इसे कैलकुलेशन करेंगे, 6 3 जा 18, और यहाँ पर आके एक सिंगल 1 बच जाता, और यहाँ पर 2 बच जाता, और यहाँ पर 6 2 जा 12, यहाँ पर 0 आके रिमाइंडर आने वाला। ओके, देखो यहाँ पर मैं पहले से निकाल दें, देखो यहाँ पर आके 6 से डिवाइड करना था, ये नंबर हमें मालूम कर लिया 192 बोल के, इसे आके हम सिंपली आके 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 18, एक आ गया, यहाँ पर 2 लिख लिया, तो 6 2 जा 12, तो यहाँ पर आके 0 आके इसका रिमाइंडर है, 0 रिमाइंडर है, 32 कोशिएंट है। कहाँ है इसका आंसर, 32 कोशिएंट है, नहीं ये नहीं आता, 32 कोशिएंट है, 0 रिमाइंडर है, तो ऑप्शन 4 आके इसका सही आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा मोटा सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह के सवाल आके आपके एग्जाम में ज़रूर से पूछने वाले हैं। ओके, देखो ये आके आप आके जो फार्मूला है वो फार्मूले से भी आप कर सकते हो, आपको आके ये फार्मूले से भी आपको खुद आके करके देखना है। ओके, नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट आके बॉर्डर्स के बारे में, मतलब पेरीमीटर्स के बारे में है। पेरीमीटर्स और जो एरिया है ये सारी चीज़ें आके 7th क्लास में आएंगी, बहुत अच्छे से आएंगी, वहाँ पर आके मैं इन डेप्थ बता दूंगा। यहाँ पर आके वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो जाए इसलिए मैं ये यहाँ पर आके छोड़ रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्लासेस में आगे ये बहुत डेप्थ से बता दूँगा। ओके,
चलो नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट आगे पैटर्न है, ये पैटर्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्या बोल रहा है बोले तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट 3 नंबर्स ऑफ दिस सीरीज ऑफ द नंबर्स, मतलब ये जो पैटर्न चल रहा है इसके बाद आगे कौन से 3 नंबर्स आएंगे वो हमसे सवाल पूछा। देखो यहाँ पर आगे एक पैटर्न चल रहा है 2 4 6 8, मतलब ये 2 का पहाड़ा चल रहा है, मतलब 2 का टेबल चल रहा है। तो यहाँ पर आके 10 आएगा, 12 आएगा एंड 14 आएगा। ओके, यहाँ पर देखो 8 नंबर्स चल रहे हैं 1 3 5 7, मतलब यहाँ पर 9 आएगा, 2 का गैप है और 8 नंबर्स चल रहे हैं 11 13। ओके, यहाँ पर अगर 3 का टेबल चल रहा है तो 15 18 21, यहाँ पर देखो 11 15 19 23, मतलब सब में आके 4 का गैप है। तो यहाँ पर आके 27 31 एंड 35, ये इसका आंसर है। और इसके बाद आके 15 13 11 9, मतलब 2 कम हो रहा है, तो यहाँ पर आके 7 5 3 आने वाला है। यहाँ पर देखो क्या क्या है इसका पैटर्न, आगे 6 बढ़ रहा है, यहाँ से आगे 21 से 27 आगे 6 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आगे 45 51 57, ये इसका आंसर है। यहाँ पर देखो 40 35, मतलब 5 आगे कम हो रहा है, तो यहाँ पर 20 15 एंड 10 आने वाला है। यहाँ पर देखो यहाँ पर आके 3 से 6 हो गया, मतलब 3 बढ़ा। यहाँ पर 6 से आके 10 हो गया, मतलब 4 बढ़ा। यहाँ पर 10 से आके 15 हो गया, मतलब 5 बढ़ा। तो यहाँ से आके नेक्स्ट को 6 बनना चाहिए, 6 बनना चाहिए। तो 15 में आके 6 मिला देंगे तो 21 होगा, फिर आके 7 मिला देंगे तो 28 होगा, फिर आगे 8 मिला देंगे तो 35 होगा, तो इस तरह से 36 होगा। तो इस तरह से आके इसका पैटर्न है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, या कि 8 का पहाड़ा है, मतलब 8 का टेबल है, आप कर लोगे। ये भी आप, ये सारी चीज़ें आके आप खुद करोगे। ओके, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल छोटी चीज़ें हैं। वीडियो की लेंथ लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आके आप लोगों के लिए होमवर्क की तरह दे रहा हूँ। ओके, चलो भैया नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। देखो वीडियो ख़त्म करने से पहले एक और बार आपसे अपील है, या फिर आप जिस तरह समझो, अगर आप चाहते हैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो आपको करना क्या है, आपको मुझे सपोर्ट करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जितने भी आपके दोस्त अहबाब, जितने भी सारे आपके ग्रुप्स हैं वहाँ आके ये वीडियो को शेयर कर देना है। ओके, देखो वीडियो खत्म करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। देखो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था, हमने आके ये चीज़ें पढ़ी थी कि शेप्स की तरह कितनी तरह के होते हैं। एक आगे 2D, दूसरा आगे 3D। ओके, अब 2D शेप्स में आके पॉलीगॉन्स रहते हैं और नॉन पॉलीगॉन्स रहते हैं, और नॉन पॉलीगॉन्स में आके सर्किल आता है, और जो भी ओपन एंडेड फिगर आते हैं वो आते हैं। एंड पॉलीगॉन्स में आके 2 तरह के रहते हैं, आके रेगुलर रहते हैं, दूसरा आके इरेगुलर रहते हैं। रेगुलर मतलब कुछ भी नहीं है, जिसके आके जितने भी साइड हैं वो सारे आके इक्वल रहते हैं। यहाँ पर आके चीज़ें आके साइड्स आके इक्वल नहीं रहते। ओके, ये आके रेगुलर पॉलीगॉन, या इरेगुलर पॉलीगॉन। तो बिल्कुल इसी तरह से 3D फिगर्स में हम आगे पॉलीहाइड्रॉन और नॉन पॉलीहाइड्रॉन देखें। नॉन पॉलीहाइड्रॉन मतलब जो भी आगे सर्कुलर शेप रहते हैं, जो भी आगे कर्व्ड शेप रहते हैं वो आगे नॉन पॉलीहाइड्रॉन है। और जो भी और पॉलीहाइड्रॉन के हमें फर्दर डिवाइड करें, एक आके रेगुलर, दूसरा आके इरेगुलर। रेगुलर मतलब इसके सारे फेसेस आके इक्वल रहते हैं, इरेगुलर मतलब इसके सारे फेसेस में से कोई भी एक भी फेस आकर इक्वल नहीं रहते। और उसके बाद हमने यूलर का इक्वेशन देखा था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, F + V = E + 2। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ओके, उसके बाद हमने डिवीजन के बारे में देखा था। डिवीजन का ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड = डिवाइजर × कोशिएंट + रिमाइंडर। ये फार्मूला अगर आप अच्छे से याद करके जाओगे तो आपका भला होने वाला है। ओके, तो चलो आज की क्लास यहाँ तक की रखते हैं और आपसे अलविदा लेते हैं। टाटा बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।